हेलो डियर स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम उपसंयोजी यौगिक अध्याय 9 के क्वेश्चन करेंगे और इसके सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनते हैं वो हैं आईपीएसी नाम। तो इस चैप्टर के हम महत्वपूर्ण आईपीएसी नाम जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं उनको हम करेंगे और आईपीएसी नाम लिखना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 9 उपसंयोजी यौगिक। अब चलिए देखते हैं उपसंयोजी यौगिकों को या संकुल यौगिक भी बोलते हैं इनको। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ K2FeCN का होल 4, ये एग्जांपल लिया मैंने। तो यहाँ से देखिए, अब इसमें K है, Fe है, Cn है और ये बड़ा बॉक्स है और यहाँ पे ये नंबर दिए, एक जगह 2 है, एक जगह पे 4 है। तो इनके बारे में हम जानेंगे। जैसे K है तो ये क्या है, इसको बोलते हैं हम धातु, और ये किसके लिए यूज की जाती है, केवल आयनों के लिए। तो हम ये यहाँ लिखते हैं आयन। अब ये धनायन हो सकता है और ऋणायन, बड़े ब्रैकेट के बाहर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। तो K है तो ये आयन को दर्शाएगा, और ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसको हम बोलते हैं, ये क्या होता है, समन्वय मंडल। समन्वय मंडल। और इसके बाद Fe, ये होती है केंद्रीय धातु। Fe केंद्रीय धातु। और Cn को हम बोलते हैं लिगेंड। ये है लिगेंड। और ये जो 4 है ये लिगेंडों की संख्या, इसको बोलते हैं हम समन्वय संख्या। समन्वय संख्या। अगर इसमें हमसे पूछ लिया जाए कि समन्वय संख्या कितनी है तो हम क्या बोलेंगे, कितनी समन्वय संख्या है, 4। जितने लिगेंड होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं समन्वय संख्या। तो इस प्रकार से इसमें ये होते हैं, ये जो बाहर जो दिया जाता है ये आयनों के लिए होता है, ये धनायन और ऋणायन हो सकता है। यदि यहाँ धनायनिक धातु है तो ये फिर संकुल कैसा हो जाएगा, ऋणायन हो जाएगा, समन्वय मंडल। यदि ये ऋणायन है तो ये फिर धनात्मक हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखिए, ये जो समन्वय मंडल है ये धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन हो सकता है। जैसे यहाँ से अगर मैं लिखूँ FeCN का होल 4, तो ये समन्वय मंडल के ऊपर मैं कुछ आवेश लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया -2। तो ये कैसा हो गया, समन्वय मंडल ऋणायनिक हो गया। इसी प्रकार से यदि मैं लिखूं FeH2O का होल 4 + 2, तो ये समन्वय मंडल कैसा हो गया, धनायनिक हो गया। और इसी प्रकार से एक एग्जांपल लेते हैं FeH2O का होल 4, और यहाँ पे अगर कोई आवेश नहीं है तो ये हो गया उदासीन। तो समन्वय मंडल या उपसंयोजी यौगिक 3 प्रकार से हो सकते हैं, धनायनिक, ऋणायनिक या उदासीन, इस प्रकार से होंगे। अब सबसे पहले इनके अगर आईपीएसी नाम हमें लिखना है तो ये लिगेंड का नाम पता होना चाहिए और केंद्रीय धातुओं के नाम भी पता होना चाहिए। जैसे Fe है तो Fe को क्या बोलते हैं, आयरन। आयरन, और कभी कभी इसको लिखा जाता है फेरेट। लेकिन फेरेट कब लिखा जाएगा, फेरेट लिखा जाता है जब ये संकुल जो होता है, ये समन्वय मंडल जो होता है, ये कैसा होना चाहिए, ऋणायनिक होना चाहिए। ऋणायनिक कब होगा, जब बगल में कोई धनात्मक धातु जुड़ी होगी। अब इसमें लिगेंडों के नाम और इनकी ऑक्सीकरण अवस्था भी पता होना चाहिए, क्योंकि आईपीएसी नाम में हम ऑक्सीकरण अवस्था का यूज भी करते हैं। तो यहाँ से हम सारणी बनाएंगे, और सारणी में हम जितने भी ये लिगेंड होते हैं, अब लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, तो लिगेंड भी धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन 3 प्रकार के होते हैं। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट हैं वो ऋणात्मक लिगेंड और उदासीन लिगेंड इम्पोर्टेंट है, जो आईपीएसी नाम में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो चलिए उनके लिए हम एक सारणी बनाएंगे और इसके बाद आईपीएसी नाम लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे ऋणायनिक लिगेंड का संकेत। ऋणायनिक लिगेंड का
संकेत, और यहाँ बगल में लिख लेंगे उसका नाम। अब ऋणायन में सबसे पहला Cl-, तो माइनस एक क्या है, इसका आवेश या ऑक्सीकरण अवस्था कह सकते हैं, और Cl का नाम होता है क्लोरिडो। इसके बाद Br-, तो Br का होता है ब्रोमीडो, आवेश कितना है, -1। Cn-, साइनेडो या फिर लिखा जाता है साइनो, साइनेडो या साइनो। CH3COO-, इसका नाम होता है एसीटेटो, एसीटेटो। NO3-, तो ये होता है नाइट्रेटो, नाइट्रेटो। ONO, ONO, तो ये होता है नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। इसके बाद NO2, तो ये होता है नाइट्रो। CO3-2, इसका होता है कार्बोनेटो। SO4-2, आवेश सल्फेटो। तो इस प्रकार से ये लिगेंड के संकेत हो गए, ये ऋणायनिक हैं, जितना आवेश है उसके ऊपर मैंने लिख दिया है। तो ये आवेश भी हमें याद रखना है कि किसका -1 है, किसका -2 है, और उनके साथ में नाम भी याद रखना है, क्योंकि IUPAC नाम में इनके नाम लिखे जाएंगे। ये लिगेंड हमें दिए जाते हैं और इनके नाम हमें लिखना पड़ता है। तो ये हो गए ऋणायनिक लिगेंड। इसके बाद लिखेंगे उदासीन, उदासीन लिगेंड का संकेत, और यहाँ उसके नाम भी लिखना है। तो सबसे पहले H2O, ये होता है एक्वा, इसका नाम एक्वा। NH3, इसका होता है एमीन। CO, कार्बोनिल। NO, नाइट्रोसिल। और एक और लिख लीजिए CH3NH2, ये होता है मैथेनामीन, मैथेनामीन। तो इस प्रकार से हमने ऋणायनिक लिगेंड और उदासीन लिगेंडों के संकेत लिख लिए और उनके नाम भी लिख लिए। चलिए इसके बाद आगे हम ऑक्सीकरण अवस्था निकालना सीखेंगे, क्योंकि IUPAC नाम में हमें रोमन अंकों में ऑक्सीकरण अवस्था भी लिखनी होती है केंद्रीय धातु की। K2Fe2O4। अब केंद्रीय धातु आयरन है, तो आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था इसमें हमें ज्ञात करनी है। तो पोटेशियम की पता होना चाहिए, पोटेशियम की होती है +1, वर्ग 1 का है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। C2O4, ये होता है ऑक्सीलेटो। C2O4 जो है, C2O4 -2, यह संकेत होता है OX, इसका नाम होता है ऑक्सेलेटो,
ऑक्सीलेटो, ये भी कैसा है, ऋणायनिक लिगेंड होता है, तो ये भी लिख लेना वहीं पर ऋणायनिक लिगेंड में C2O4 - 2OX ऑक्सीलेटो। अब ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करेंगे यहाँ से, तो पोटेशियम 2 है तो 2 का गुणा, के की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +1, तो +1 लिख लिया। आयरन जिसकी हमें ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है उसको हमेशा लिखते हैं x मान लेते, तो यहाँ से लिखेंगे स्मॉल x प्लस C2O4 का कितना है, होल ट्वाइस यानी 2, तो यहाँ से 2 का गुणा, किसमें ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, -2, तो इसमें 2 का गुणा, बराबर में जो कुल आवेश लिखा जाएगा वो 0 है, तो यहाँ से सरल करेंगे तो 2 का 1 से गुणा, 2 + x, 2 का -2 से, तो 4 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा -4 से 2 जाएगा तो -2 बराबर 0, x बराबर +2, तो यहाँ से जो आयरन है, आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था आ चुकी है +2। अब इसका IUPAC नाम लिखें तो सबसे पहले क्या है, K, तो इसका नाम लिखेंगे, तो हम K का नाम लिखेंगे पोटेशियम, 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 सबसे पहले K का नाम। अब इसके बाद बड़े ब्रैकेट के अंदर प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पर देखिए C2O4, ये क्या है, लिगेंड, तो लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखा जाता है केंद्रीय धातु का नाम, तो C2O4 का नाम क्या लिखेंगे हम, ऑक्सीलेटो, लेकिन इसके कितने अणु हैं, 2, तो हम यहाँ से लिखेंगे डाई ऑक्सीलेटो, डाई ऑक्सीलेटो। अब इसके बाद लिखेंगे केंद्रीय धातु का नाम, तो Fe यानी आयरन, लेकिन यहाँ पर अगर कोई धनायनिक धातु जुड़ी है तो ये संकुल कैसा माना जाएगा, ऋणायनिक, जैसे K+ में है तो ये पूरा संकुल कैसा हो जाएगा, माइनस ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा, इसलिए आयरन का नाम क्या लिखा जाएगा, Fe का फेरेट, तो यहाँ से लिख लेंगे फेरेट। ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी इसमें, तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी थी, 2, तो इसको हम लिख लेंगे रोमन अंकों में। अगर यहाँ पर कुछ आयन होता धनात्मक ऋणात्मक तो उसको हम यहाँ पर बाद में लिख लेते, आयन लिख लेते उसके लिए, तो इस प्रकार से पीछे नाम लिखना है। दूसरा NiCO का होल 4, NiCO का होल 4, इसका IUPAC नाम लिखेंगे, और सबसे पहले इनकी क्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था, तो यहाँ से केंद्रीय धातु है निकेल, तो यहाँ इसकी ऑक्सीकरण अवस्था x मान ली। CO यानी कार्बोनिल कितने हैं, 4, तो 4 का गुणा। अब CO की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, तो 0, क्योंकि इसमें हम लिख चुके हैं कि ये कैसा है, उदासीन, बराबर में भी 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 0, तो ऑक्सीकरण अवस्था निकेल की आ गई 0। अब लिखेंगे इसका IUPAC नाम, तो IUPAC नाम होगा इसका। अब यहाँ पर कोई धातु नहीं है, जैसे इसमें क्या था K, तो K का नाम पहले लिखा था, अब इसमें क्या है, समन्वय मंडल या संकुल यौगिक में समन्वय मंडल बस है, तो इसका नाम पहले लिखेंगे। इसके अंदर क्या है, लिगेंड, लिगेंड क्या है, CO यानी कार्बोनिल, कितने हैं, 4, तो हम लिखेंगे 4 के लिए क्या लिखा जाता है, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, ये तो हो गया इसके लिए नाम। अब इसके बाद निकेल के लिए लिखेंगे, तो निकेल का नाम लिखा जाएगा निकेल, और इसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 0, तो रोमन अंकों में लिखेंगे, 0 को वैसे ही लिखा जाता है। तो IUPAC नाम हो गया टेट्रा कार्बोनिल निकेल, ये इसका IUPAC नाम है। तो इस प्रकार से हमें पहले ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी पड़ेगी, उसके बाद हम लिखेंगे IUPAC नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर ये देखिए कि जैसे ये 2 के लिए डाई, यहाँ पर हमने IUPAC नाम में लिखा था डाई, यहाँ पर 4 था तो इसके लिए टेट्रा, तो ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई लिगेंड 2 बार रिपीट होता है तो उसके लिए डाई, 3 बार के लिए ट्राई, 4 बार के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, तो ये भी लिख लीजिए आप। चलिए लिखिए, जैसे देखिए अगर कोई लिगेंड 2 बार रिपीट होता है तो 2 के लिए हम लिखते हैं डाई, अगर 3 बार रिपीट होगा तो 3 के लिए लिखा जाता है ट्राई, अगर 4 बार रिपीट होता है तो हम लिखते हैं टेट्रा, 5 के लिए लिखा जाता है पेंटा, अगर 6 बार रिपीट होता है तो लिखा जाता है हेक्सा। तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस प्रकार से
इनके लिए ये लिखे जाते हैं नाम। तो ये भी नोट कर लीजिए आप लोग। और इसमें जैसे हमने Fe के लिए आयरन ना लिख के क्या लिखा था, आयरन की जगह पे फेरेट लिखा था। तो इसी प्रकार से अन्य तत्वों के लिए भी हो सकता है, अन्य केंद्रीय धातुओं के लिए भी हो सकता है। जैसे Cu क्या होता है, कॉपर। अब कॉपर के लिए लिखा क्या जाता है, क्यूप्रेट लिखा जाता है, क्यूप्रेट। लेकिन कब लिखा जाएगा, देखिए अगर इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने लिखा CuH2O का होल 4, इस प्रकार से हमने एक संकुल यौगिक ऑब्सेसिव यौगिक लिखा। तो इसमें देखिए अब ये संकुल कैसा है, इसको कैसा मानेंगे आप, ये माना जाएगा उदासीन। इस समन्वय मंडल कैसा है, उदासीन। उदासीन है तो इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो यहाँ से निकालेंगे, कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था। अब उदासीन होगा तो इसमें हम 8 नहीं लगाएंगे। 8 कब लगता है, जब यहाँ पर कोई धनायनिक धातु जुड़ी होगी, जैसे पोटेशियम या सोडियम या फिर अन्य कोई धातु जुड़ी हो सकती है। और अगर यहाँ पर कोई ऋणायनिक धातु इस प्रकार से जुड़ी होगी जैसे SO4, तो अब SO4 क्या है, सल्फेट। इसके ऊपर तो -2 आवेश होता है, अगर ये -2 है तो इसके ऊपर कितना आवेश आएगा, प्लस का 2 आवेश आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कैसा है, धनायनिक। तो ये केवल किसके लिए होता है, ऋणायनिक संकुल के लिए ही 8 लगाया जाता है, या फिर लैटिन भाषा में इसका नाम लिखा जाता है। तो इसके लिए भी इन सब के नाम लिख लेंगे हम। तो Fe के लिए तो फेरेट, Cu के लिए क्यूप्रेट यानी कॉपर के लिए क्यूप्रेट। इसी प्रकार अन्य के लिए लिखा जाता है, जैसे Pt, ये क्या होता है, प्लेटिनम। प्लेटिनम, इसका नाम लिखा जाता है प्लेटीलेट। प्लेटीलेट। Pd क्या होता है, पैलेडियम। पैलेडियम, इसका लिखा जाता है पैलेडेट। पैलेडेट। Ni, निकेल। निकेल के लिए क्या लिखा जाता है, निकेलेट। तो निकेल का निकेलेट। Zn, जिंक। जिंक का क्या लिखा जाता है, जिंकेट। Pb, यानी लेड। लेड को लिखा जाता है प्लम्बेट। प्लम्बेट। Ag यानी सिल्वर। सिल्वर के लिए क्या लिखा जाता है, अर्जेंटेट। अर्जेंटेट। Au यानी गोल्ड यानी सोना। तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, ऑरेट। ऑरेट। इसके बाद आपका Mn, मैग्नीज। इसके लिए क्या लिखा जाता है, मैग्नेट। तो इस प्रकार से ये केंद्रीय धातुओं के नाम लिखे जाते हैं। अगर संकुल कैसा होगा, ऋणायनिक होगा, तब हम 8 या फिर लैटिन भाषा में उनका नाम लिखते हैं, नहीं तो सिंपल वैसे ही लिखते हैं। अगर धनायनिक या उदासीन लिगेंड होगा तो वैसे ही लिखा जाता है, ठीक है। तो धनायनिक और उदासीन लिगेंड हमें पता होना चाहिए, और ऋणायनिक लिगेंड के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये केवल ऋणायनिक लिगेंड के लिए ही नाम लिखे जाएंगे। ये सब जो नाम हैं ये किसके लिए हैं,
ऋणायनिक लिगेंड के लिए है। अगर धनायनिक या फिर उदासीन लिगेंड होता है तो उनके लिए ये वाले सिंपल नाम लिखे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका IUPAC नाम लिखना है हमें। तो यहाँ से देखिए केंद्रीय धातु कॉपर है और यहाँ पर लिगेंड कितने हैं, 2, एक H2O है और एक Cl। तो लिगेंडों के नाम पता होना चाहिए। जैसे H2O है तो इसको क्या बोलते हैं हम, H2O के लिए एक्वा, और Cl के लिए क्या बोलते हैं, क्लोरिडो। अब H2O की संख्या कितनी है, 2, तो इसका नाम लिखा जाएगा डाइक्लोरिडो। H2O की संख्या 2 है तो हम क्या लिखेंगे, डाई एक्वा, क्योंकि H2O के लिए क्या लिखा जाता है, एक्वा। Cl2 है तो इसका नाम क्या लिखेंगे, डाइक्लोरिडो। तो इस प्रकार से हमें इनके नाम लिखना है। अब हम Cl के लिए पहले लिखें या H2O के लिए, तो H2O के लिए क्या लिखा जाता है, एक्वा यानी A से स्टार्ट होता है, क्लोरिडो यानी C से स्टार्ट होता है। तो अगर 2 या 2 से अधिक लिगेंड होंगे तो हम इसमें अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम अपनाते हैं। तो अब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सबसे पहले क्या आता है, A, तो H2O का पहले लिखा जाएगा, Cl का नाम बाद में लिखा जाएगा। यहाँ ब्रैकेट के बाहर कोई धातु नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट इसके अंदर वाले जो लिगेंड हैं उनसे लिखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा डाई एक्वा, Cl2 के लिए लिखेंगे डाई क्लोरिडो, केंद्रीय धातु क्या है, कॉपर। तो अब कॉपर के लिए कॉपर लिखेंगे या क्यूप्रेट लिखेंगे, ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पर ये साफ दिख रहा है, ये कैसा है, ऋणायनिक संकुल। तो ऋणायनिक होगा तो इसके लिए क्या लिखेंगे, क्यूप्रेट लिखा जाएगा। अगर ये उदासीन या धनायनिक होता तो हम सिंपल क्या लिखते, कॉपर। तो यहाँ से इसका नाम लिखेंगे क्यूप्रेट, क्यूप्रेट इसका नाम। और ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे रोमन अंकों में इसके ब्रैकेट में। तो कितनी ऑक्सीकरण अवस्था आएगी, तो देखिए H2O कैसा है, उदासीन, तो 0, और Cl2 इसका -1 और बराबर में भी कितना है, -1। तो कॉपर की ज्ञात करनी है तो क्या मानते हैं, X प्लस H2O के कितने अणु हैं, 2 का गुणा किसमें, 0 में, क्योंकि H2O की ऑक्सीकरण अवस्था 0 उदासीन है, प्लस Cl2 के कितने हैं, 2 अणु, और Cl की ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है। अब बराबर में कितना लिखें, अगर कोई आवेश नहीं होता है तो बराबर में हम कितना लिखते हैं, 0। यदि आवेश है, जैसे यहाँ पर आवेश कितना है, -1, तो बराबर में हम कितना लिखेंगे, -1। जितना भी आवेश होगा उसको बराबर में लिखा जाएगा। तो यहाँ से x प्लस, ये तो 0 हो गया, यहाँ से आएगा -2 बराबर -1। तो -2 का पक्षांतर करेंगे तो 2 - 1, x की वैल्यू आ गई +1। तो x बराबर +1, यानी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 1। तो यहाँ से लिखेंगे फर्स्ट। तो डाई एक्वा डाइक्लोरिडो क्यूप्रेट। अब इसके बाद यहाँ पर अगर कोई चार्ज है जैसे ऋणायन या धनायन तो उसके बाद हम लिखते हैं आयन। तो यहाँ लिख देंगे आयन। तो ये हो गया इसका IUPAC नाम, डाई एक्वा डाइक्लोरिडो क्यूप्रेट फर्स्ट आयन। चलिए अगला देखिए। NiBr4-2। अब इसका IUPAC नाम लिखना है। तो अब यहाँ पर कोई धातु नहीं है तो हम इस ब्रैकेट के अंदर का नाम लिखेंगे। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिगेंड है। लिगेंड क्या है, Br लिगेंड है, और केंद्रीय धातु क्या है, निकेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका नाम लिखेंगे टेट्रा। टेट्रा क्यों आया, क्योंकि Br कितनी बार है, 4 बार। टेट्रा। Br के लिए क्या लिखेंगे, ब्रोमिडो, ब्रोमिडो। इसके बाद निकेल का नाम, तो ये हो जाएगा, अब निकेल लिखें कि निकलेट लिखें, कि अगर ऋणायन है तो क्या लिखेंगे, निकेलेट। तो इसका नाम निकेलेट अगर ऋणायनिक होगा तो।
और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेंगे तो निकल की X प्लस Br कितने हैं 4, और ब्रोमीन के ऊपर आवेश -1 होता है, बराबर में कितना आवेश लिखेंगे -2। इसको सरल कर लेंगे तो ये -4 बराबर -2, x बराबर 4 -2, तो x बराबर प्लस का 2 आ जाएगा। तो ऑक्सीकरण अवस्था +2, यानी यहाँ लिखेंगे सेकंड रोमन अंकों में। अब इसके बाद आवेश है तो यहाँ लिख लेंगे आयन, अगर कोई आवेश आएगा तो उसके लिए हम लिख लेते हैं आयन। तो इस प्रकार से हमें IUPAC नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो यहाँ पर कोई बाह्य धातु दी जाती है तो इसका नाम लिखते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं बड़े ब्रैकेट के अंदर वाले नाम। अब बड़े ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, लिगेंडों के नाम। अब लिगेंड 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं या एक भी हो सकता है। तो अगर 2 या 2 से अधिक लिगेंड होंगे तो उनको हम लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, यानी ABCD के क्रम के अनुसार लिखेंगे। इसके बाद लिखा जाता है केंद्रीय धातु का नाम, और इसके बाद केंद्रीय धातु लिखने के बाद ब्रैकेट में लिखी जाती है ऑक्सीकरण अवस्था। किस में लिखेंगे, रोमन अंकों में। अब इसके बाद अगर आवेश है तो आवेश धनायन या ऋणायन हो सकता है, तो उसके लिए हम अंत में लिख देते हैं आयन। तो इस प्रकार से IUPAC नाम हम कंप्लीट करते हैं। अब NCERT के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी हम करेंगे। तो चलिए आगे बढ़िए। और अगला प्रश्न, PDCN का होल ट्वाइज H2O का होल ट्वाइज SO4। अब इसका IUPAC नाम लिखना है। तो यहाँ से देखिए SO4 के ऊपर यानी कितना आवेश होता है -2। अगर SO4 के ऊपर -2 आवेश तो इस पूरे समन्वय मंडल के ऊपर कितना आवेश आएगा, प्लस का 2, यानी ये समन्वय मंडल कैसा हो गया, धनायनिक हो गया। तो चलिए इसका नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर कोई धातु तो है नहीं तो इसके अंदर का नाम लिखेंगे। अब इसके अंदर में हम क्या लिखते हैं, लिगेंड का नाम। तो CN है और H2O है। अब दो में से किसका नाम पहले लिखेंगे, H2O के लिए एक्वा लिखा जाता है, A से स्टार्ट होता है, और साइनो के लिए C से स्टार्ट होता है। तो चलिए पहले इसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे डाई एक्वा, ये इसका नाम हो गया। यहाँ से डाई साइनो, इसका नाम हो गया, क्योंकि CN कितना है 2, तो डाई एक्वा डाई साइनो हो गया। अब इसके बाद केंद्रीय धातु क्या है, पैलेडियम। पैलेडियम का नाम अब पैलेडियम लिखें कि पैलेडेट लिखें। तो यहाँ से हमें पता चल गया SO4 माइनस है तो इसके ऊपर धनायनिक आवेश होगा, धनायनिक है तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, सिंपल पैलेडियम लिखा जाएगा। तो यहाँ से हम लिख लेंगे पैलेडियम। अब यहाँ से इसके ब्रैकेट में लिखेंगे हमें ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी निकाल लेंगे। पैलेडियम की ऑक्सीकरण अवस्था होगी X प्लस CN 2 हैं, और CN के ऊपर आवेश होता है -1। H2O उदासीन है तो 2 × 0 आएगा, प्लस SO4 के ऊपर आवेश होता है -2 बराबर में 0। तो यहाँ से जाएगा X -2 प्लस 0 -2 बराबर 0, X -4 = 0। तो यहाँ से X बराबर आ जाएगा +4, यानी ऑक्सीकरण अवस्था आएगी यहाँ से 4। तो रोमन अंकों में यहाँ से हम लिख लेंगे 4, और SO4 के लिए लिखेंगे यहाँ से सल्फेट। तो इस प्रकार से हमें IUPAC नाम लिखने हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो और NCERT के क्वेश्चन हैं IUPAC नाम वाले, तो अगले वीडियो में हम इन्हें करेंगे।